मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी गुल और बुलबुल। रश्मि एक कमाल की राइटर हैं। वो अलीगढ़ में जन्मी थीं, दिल्ली में रहती हैं और एक टेलीविजन चैनल में काम करती हैं। चलिए शुरू करता हूं कहानी। बारिश के बाद जो बूंदें आसमान से टपकती हैं, यूं लगता है जैसे बादलों ने अपनी पीठ से उन्हें झाड़ा हो। जैसे वो सामने भीगी गौरैया ने अभी अभी अपने पंख झाड़े, उस लड़की ने अपना दुपट्टा फटकारा और चाय की टपरी पर खड़ा वो आदमी अभी भी छाता हिलाकर बारिश उतार रहा था। मैं शहर की कचहरी के बारामदे में खड़ा देख रहा था। वो लड़की, वो गौरैया, वो छतरी और उनमें बची बारिशें। मेरे कानों में कचहरी का शोर लगातार आ रहा था। गुलशन, अपना नाम सुनकर मैं पलटा। वकील सर के चेंबर से उनके एक असिस्टेंट ने एक पर्ची बढ़ाकर कहा, ये टाइप कर दो, सर ने भेजा है। करता हूँ, कह के मैं अपनी कुर्सी मेज खिसकाते हुए किनारे की तरफ लगाने लगा। उन तमाम नौसिखियों की कतार में जो पुराने वकीलों के साथ लगे थे, वकालत करके काम सीखने की प्रक्रिया में कानूनी चिट्ठियों पर अपनी उंगलियां घिस रहे थे, एकदम मेरी तरह। मैंने अपने बस्ते से छोटी सी नेम प्लेट निकालकर मेज पर रखी। पीतल की पट्टी पर काले रंग से लिखा था, गुलशन त्यागी BA LLB। मैंने उस पर अंगूठा फेरा। वो गहरी लिखावट अंगूठे ने महसूस की। ये LLB लिखा देखने का कितना चाव, कितनी चाहत थी, लेकिन अब जैसे सारी चाहतें उसके साथ चली गई हों। वो कहती थी, तुम अच्छे वकील बनना। और मैं ये टाइपिस्ट बनकर रह गया। मेहनत भी तो नहीं की, जी तोड़ मेहनत। नेम प्लेट बस्ते में वापस फेंकते हुए मैंने कंधों से काला कोट उतारकर कुर्सी पर लटकाया और उंगलियां टाइपराइटर पर चलाने लगा। कोई रेंट एग्रीमेंट था, सारा ब्यौरा लिखा था सिवाय किराए के। मैंने गर्दन बाएं उचकाते हुए जोर से चिल्लाकर पूछा, किराया कितना लिखूं? 5,500 रुपए महीने। भीतर से एक आवाज मेरे सामने आकर ठहरी। मैं चौंक गया। हैरानी उसकी आंखों में भी थी। होंठ हल्के से खिंचकर मुस्कुरा रहे थे और सारी हंसी उसके गालों के भंवर में इकट्ठा हो रही थी, बिल्कुल पहले जैसी। बुलबुल? मैंने उसका नाम लिया। गुल, तुम यहां कैसे? उसकी आवाज में अरसे बाद में अपना ये नाम सुन रहा था, गुल, बुलबुल का गुल। तभी भीतर से जल्दी बनाओ भाई की आवाज सुनकर मैं वापस टाइपराइटर पर झुक गया। वो मेरे बगल में स्टूल पर बैठी थी। साड़ी का पल्ला लपेट रखा था उसने, दांतों से बार बार मंगलसूत्र दबा रही थी। बारिश की वजह से सिंदूर माथे तक बहकर आ गया था। तुम यहां कैसे? अग्रीमेंट की आखिरी लाइन पढ़ते हुए मैंने पूछा। मेरे हस्बैंड का यहां ट्रांसफर हुआ है, कहकर वो चुप हो गई। मैं भी आगे कुछ पूछ नहीं पाया। कैसी हो, खुश हो ना, कब आई, जैसे मामूली सवाल भी। शायद पुरानी चुप्पियां जंग लगी चिटखनी सी हो जाती हैं, आसानी से नहीं खुलती। उसकी मेज पर खटकती उंगलियों और मेरे जमीन पर थपथपाते पांवों के अलावा हमारे बीच कोई संवाद नहीं हुआ। थोड़ी देर में वो अग्रीमेंट साइन होकर आ गया। उसे पर्स में डालते हुए वो बोली, घर सेट कर लूं, फिर बुलाऊंगी तुमको चाय पर। तुम आ जाओ मेरे घर चाय पर, मैंने कहा। लेकिन उसने सुना नहीं शायद, वरना यूं अच्छा गुल चलती हूं कहते हुए चली ना जाती। कुछ तो जवाब देती, मना ही कर देती कि नहीं आ पाऊंगी। वो गई थी या जाने बाकी रह गई थी। मेज की नमी पर उसकी उंगलियों के निशान थे। स्टूल के गीले पाए पर उसकी साड़ी का रेशा चिपका रह गया था। कागज की पर्ची जो मोड़कर उसने टाइपराइटर के नीचे दबाई थी, वो हवा से फड़फड़ा रही थी। मैंने उसे उठाकर हवा में उड़ा दिया। 20 पन्ने एक साथ मेरी नजरों के सामने उड़ने लगे, वो अतीत के सादे पन्ने। और मैं मन ही मन दौड़ने लगा 12 साल पीछे, अपने शहर सुल्तानपुर की गलियों में। गोमती नदी के पास के स्कूल की उस 12वीं A क्लास में। वो हिंदी की क्लास थी।
दीक्षित मैम कविता का कोई अंश पढ़कर उसका अर्थ समझा रही थीं और दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठा मैं ऊँघ रहा था। तभी मेरे सर पर कुछ टप से आकर गिरा। मैं चौंका और सारी क्लास हंसने लगी। गुलशन, बताओ मैंने अभी क्या पढ़ा है? वो बोली तो मैं किताब लेकर खड़ा हो गया, लेकिन समझ नहीं आया कि बोलूं क्या। बगल वाले लड़के की किताब में झांक कर डर गटकते हुए कहा, जी वो आपने पढ़ा है कि मैं कम इन मैम? तभी दरवाजे पर खड़ी 2 चोटी वाली उस अजनबी लड़की ने पूछा। सारी क्लास के सर उधर ही घूम गए। हरी सफेद यूनिफॉर्म वाले स्कूल में वो गुलाबी स्कर्ट टॉप पहन कर आई थी। उसके पीछे दूसरी मैडम खड़ी थी। दीक्षित मैम, ये प्रियदर्शनी है, ट्रांसफर केस, कहते हुए उन्होंने उसको किसी अमानत की तरह सौंपा और चली गईं। क्लास, अपनी नई साथी का स्वागत कीजिए, दीक्षित मैम ने कहा तो क्लास में तालियां बजने लगी। मैंने ज़्यादा बजाई, उसकी वजह से बच जो गया था। अब अपना परिचय दो, मैम ने कहा। उसने सीट पर बैग रखते हुए कहा, मेरा नाम प्रियदर्शनी है। पापा के ट्रांसफ़र की वजह से मैं यहाँ आ गई। मुझे दोस्त बनाना नहीं आता। आई होप कि आप लोग सिखा देंगे। और मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है और म्यूज़िक का शौक भी है। तभी किसी कोने से आवाज़ आई, जंगल में बस बुलबुल की कमी थी। हाँ, सारे बच्चे हंस दिए और वो भी। चमकती आंखों से फिसलती हंसी उसके गालों के भंवर में इकट्ठी हो रही थी। फिर तो कुछ सुनाओ, मैम ने कहा तो उसने शर्माते हुए आंखें मूंदी और गाने लगी। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, के जैसे मंदिर में लौ दिए की। उस रोज के बाद बुलबुल हर मन पर बैठ गई, सिवाय लड़कियों के। वो कुछ तुनक कर रहती उससे। सबसे ज्यादा चिढ़ उनको इस बात की होती कि वो स्कूल यूनिफॉर्म में भी सबसे अलग लगती। क्लास के लड़के उसके लिए सीट घेर कर रखते और वो हमेशा किसी लड़की के साथ वाली जगह तलाशती। उस रोज भी वो अपने लिए सीट ढूंढ रही थी और मैं बस्ते में अपनी किताब। तभी मैंने अपने करीब उसकी आवाज सुनी, तुम किताब भूल आए हो? हाँ यार, मैंने बस्ता खखोरते हुए कहा। मैं लाई हूं, तुम्हारे साथ बैठ जाऊं? उसने पूछा तो मेरी नजरें उसकी ओर उठ गईं और क्लास के लड़के लड़कियों की नजरें यकीनन मुझ पर। मेरे बगल वाली सीट पर 3 रोज वो बुलबुल क्या बैठी, चौथे दिन उसका नाम पड़ गया, बुलबुल और गुलशन की सीट। सच कहूं तो मुझे उसके बगल में बैठना कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। एक तो वो दिन भर बैठी हूं करके कुछ गुनगुनाती रहती थी, वो पुराने गठरी से निकाले हुए गाने। तुम इतना गाती क्यों हो? एक रोज मैंने ऊब कर उससे पूछा और उसने कहा, क्योंकि मुझे म्यूजिक टीचर बनना है, एकेडमी खोलनी है। तुम्हें क्या बनना है? जवाब के साथ उसने सवाल पूछा तो मैंने बड़ी रुखाई से कहा, वकील, और गर्दन घुमा ली। मुझे नहीं करनी थी उससे बात। वैसे ही क्लास में मेरे और उसके नाम के चर्चे कुछ ज्यादा ही होने लगे थे। उससे ज्यादा गप करता तो लोग और भी ज्यादा गॉसिप करने लगते। लेकिन कभी कभी तरस आता उस पर, उसके अकेलेपन पर। मौसम बदलने लगा था, बारिशें धरती में ठंडक बो चुकी थीं। अब लंच टाइम में सारे बच्चे बाहर निकल आते, छोटे छोटे झुंड बनाकर लंच करते, लेकिन वो अकेले ही रह जाती। चुपचाप लंच टूंगती और वापस क्लास में आकर बैठ जाती। एक रोज मैं टिफिन निकालकर क्लासरूम से बाहर जा ही रहा था कि उसने पीछे से पुकारा, सुनो, आज तुम मेरे साथ लंच कर लोगे? सिर्फ आज, प्लीज? पूछते वक्त उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ी थीं, जैसे मनोहार कर रही हो। मैंने एक नज़र अपने दोस्तों को देखकर उससे कहा, हाँ चलो बाहर। वो मुस्कुरा दी। गुनगुनी धूप और नरम धूप पर बैठे हम दोनों उसके टिफिन से आलू पूड़ी खा रहे थे। किनारे 4 लड्डू भी रखे थे। आज पूजा थी, माँ ने ज़्यादा खाना दिया कि दोस्तों को भी खिला देना। उनको नहीं पता कि मैं अकेले ही, कहते हुए वो चुप हो गई। आंटी को थैंक यू बोलना, कहते हुए मैंने एक और पूड़ी उठा ली। हाँ, तुम डांट पड़वाओ, वो 100 सवाल पूछेंगी कि एक ही लड़के को क्यों खिलाया, कुछ चल रहा है क्या, और पापा को खबर लगी तो सीधे गर्ल्स स्कूल भेज देंगे, कहते हुए वो हंसने लगी। फिर धीरे धीरे वो हंसी कहीं गुम हो गई। वो नाखून से पूड़ी के किनारे कतरने लगी। आंखों में डर उतर आया।
ये डर मैं अक्सर देखता था उसकी आंखों में, खासकर छुट्टी के वक्त गेट से निकलते हुए जब वो पूछती कल आओगे ना, तब सबसे ज्यादा। और मेरी हाँ सुनने के बाद वो गायब हो जाता। एक रोज मैं घर पहुंचा तो पता चला कि बुआ की तबीयत खराब हो गई थी और हमें फौरन जाना पड़ा। रिक्शे से स्टेशन जाते वक्त स्कूल का गेट दिखा तो बुलबुल और उसका डर याद आ गया। बार बार आता रहा। स्टेशन पर, ट्रेन में, बुआ के घर पहुंचकर, उनकी तबीयत ठीक होने के बाद लौटने तक भी। तकरीबन 4 रोज बाद मैं स्कूल गया था। मैदान में प्रेयर के लिए लाइनें लग रही थीं। मैं दौड़ता हुआ क्लासरूम में बैग रखने पहुंचा कि ठिठक गया। बुलबुल अकेले बैठी थी हमारी सीट पर। बुलबुल, मैंने उसे प्रियदर्शनी नहीं पुकारा। वो उठ खड़ी हुई। तुम प्रेयर में क्यों नहीं गई? मैंने पूछा। तुम इतने रोज क्यों नहीं आए? सवाल के साथ वो मेरे करीब आ गई। वो मैं बुआ के। अभी मेरा सवाल पूरा होता कि उसने तुम बहुत याद आए कहते हुए मेरे सीने पर सर टिका दिया। दिल की धड़कन इस कदर रुकती भी है, उस रोज पहली बार महसूस हुआ मुझे। ये प्यार भी छूत का रोग होता है शायद। अगर नहीं तो क्यों चिपक गया था मुझसे? उसके बहे आंसुओं की तरह सीने पर, उसकी उंगलियों की तरह मेरी पीठ पर। मुझे यूं छूकर वो सौंप गई थी अपना मन। सुनो, उस दिन के लिए सॉरी गुल। 3 रोज बाद स्कूल से निकलते वक्त उसने कहा और मेरा ध्यान अपने नाम को अलग तरीके से पुकारे जाने पर ठहर गया। गुल। सॉरी क्यों? तुमने कोई गलती की है क्या? मैंने उसकी झुकी नजरें टटोल कर पूछा। वो गर्दन ना में हिलाते हुए बोली, नहीं सॉरी इसलिए कि तुम्हें बुरा लगा हो तो, और अगर अच्छा लगा हो तो क्या कहोगी? मैं और करीब होकर उसकी तरफ झुक गया। तो कहूंगी कि। वो बुदबुदाई कि क्या? बोलो ना, मैंने कहा। कहूंगी कि कद्दू, कहते हुए वो भाग गई। मैं दिन भर में 20 दफा उसके इर्द गिर्द जाता, जरा कानों के पास झुककर पूछता, कद्दू का मतलब आई लव यू तो नहीं? तो वो आंखें दिखा देती और मैं हौले से बुदबुदाता, कद्दू यू टू। प्यार के दिन पंख लगाए उड़ रहे थे। स्कूल से निकलकर हम कॉलेज में आ चुके थे। उसने म्यूजिक ऑनर्स लिया था और मैंने बीए। क्लासेस के बाद हम दोनों कभी कॉलेज के बोटानिकल गार्डन में बैठ जाते, कभी चर्च की सीढ़ियों पर और कभी नदी के किनारे बने पार्क में। उस शाम भी हम उस पार्क में थे। मैं नीम के तने से टिक कर बैठा था और वो मेरे कंधे पर झुकी। पेड़ों की खुशबुएं, मिट्टी की महक अच्छी लग रही थी। कोयल की कूक और चिड़ियाओं की चहचहाहट में जरा दूर बहती नदी की आवाज दब जाती। आज क्लास में मेरी तारीफ हुई, उसने कहा। मैंने पूछा, क्या? कि मेरा गला कांच की तरह है, सुर एकदम छन के फिसलते हुए बहते हैं, वो इतरा कर बोली। मैंने उसके गले पर हौले से अपने होंठ धर दिए। वो चौंकी। ये क्या था? जब तारीफ हो बता देना, मैं यूं ही नजर उतारूंगा, मैंने कहा तो हंस के बोली, अच्छा, और जब तुम वकालत करोगे तो मैं भी नजर उतारूंगी, तुम्हारे काले कोट की। मर्जी है तुम्हारी, वैसे जिरह तो मैं यहां से करूंगा, कहते हुए मैंने अपने होठों पर उंगली रख दी। धत बदमाश, कहकर उसने कई मुक्के मेरी बाजू पर जड़े और फिर बाहें थाम कर कंधे पर ठोड़ी टिकाते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे वकील बनना, वो कमाऊ टाइप वकील मत बनना, वरना छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ, मैं क्या करूंगा, वो क्या करेगी, हम शादी के बाद कैसे रहेंगे, वो रोज प्लानिंग करती, साझे सपने देखती और मैं उनको अपने मन में गांठ बनाकर रख लेता ताकि जब समय आए तो उनको पूरा कर सकूं। लेकिन जाने कौन चोर था, वक्त या किस्मत, जो हौले हौले उसके बुने सपनों का एक सिरा थाम कर उसे उधेड़े जा रहा था। उस दोपहर कॉलेज से निकलते वक्त तेज बारिश होने लगी। माँ ने सुबह मौसम देखकर छतरी पकड़ा दी थी। उसी छतरी में हम दोनों कॉलेज के बाहर थे। बूंदों से बचती, मुझसे चिपकती बुलबुल पुकारे मार मार कर रिक्शा रोक रही थी और वो मना करते जा रहे थे। रिक्शा भैया, शास्त्री पार्क, एक रिक्शे वाले को पूछते हुए वो अचानक रुक गई। मेरी हथेली पर कसी उसकी ठंडी भीगी उंगलियां
धीरे धीरे फिसलने लगी। पापा। बारिश के शोर में उसका कपकपाया शब्द सिर्फ मैंने सुना। एक बड़े काले छाते में से एक शख्स ने बुलबुल की कलाई थामी, अपनी ओर खींचा और खींचता हुआ ले गया, दूर, मुझसे बहुत दूर। उसकी छूटती हुई उंगलियां गहरे निशान छोड़कर गई थीं, डर के निशान। अगली सुबह ठीक 11 बजे कॉलेज के कॉरिडोर में खड़ा मैं उसका इंतजार कर रहा था। 11 से 11:15, फिर 11:30 हुए, लेकिन वो नहीं आई। ना उस रोज, ना अगले पूरे 1.25 महीने। कितनी ही शामें मैंने उसके मोहल्ले के फेरे किए कि छत, बालकनी या गली में वो दिख जाए, मैं ये तसल्ली कर लूं कि वो ठीक तो है ना। लेकिन वो नहीं दिखी। वो शायद सोमवार का दिन था। मैं रोज की तरह कॉलेज कॉरिडोर में खड़ा था, इंतजार में, कि तभी किसी ने कहा, गुलशन, प्रियदर्शनी आई है, क्लास में है। किसने कहा मैंने देखा नहीं, बस दौड़ कर उसकी क्लास में पहुंच गया। एक कोने में बैठी वो सितार के तार कस रही थी। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? उसके सामने घुटने के बल बैठते हुए मैंने पूछा। जवाब में उसने अपना बायां हाथ आगे कर दिया। मेरी सगाई कर दी गई गुलशन। मेरी आंखें डबडबाने लगी, होंठ सवालों के बोझ से थरथराने लगे। जबरदस्ती? लेकिन कैसे? और तुम क्या मुझे छोड़ के चली जाओगी? अभी 6 महीने का वक्त है, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ गुल, कहीं दूर। कहते हुए उसने दरवाजे की तरफ देखा। क्लास में स्टूडेंट्स आने लगे थे। मैं बिना कुछ कहे उठकर बाहर चला आया। गुजरते दिनों के साथ उसकी कही बात सवाल बनने लगी। वो अक्सर पूछती, क्या सोचा तुमने, कैसे करना है? और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन उसके पास सपने होते, कहानियों के किरदारों वाले सपने, अकेले अपनी दुनिया बसाने वाले सपने। वो मुझे हमेशा बड़ा वकील बनते हुए देखती और खुद को एक बड़ी सी म्यूजिक एकेडमी खोलते हुए, और मैं उन सपनों का सच देखता। उस चमकीली चादर के पीछे पुता स्याह रंग। जिंदगी संगीत नहीं होती जो दुख में मीठी लगे। मैं अभी पढ़ रहा था, आगे की पढ़ाई करनी थी। कैसे करता शादी, कैसे पालता परिवार, कैसे खुश रखता उसे। उस रोज हम कुछ क्लास बंक करके कॉलेज के बोटैनिकल गार्डन में थे, अजीबोगरीब पौधों से पटी ओपन लैब की मुंडेर पर बैठे हुए। बुलबुल फिर से वही सवाल पूछ कर चुकी थी और मैं मन में जवाब सहेज रहा था। बुलबुल, तुम शादी कर लो, उसकी अंगूठी पर उंगली थपथपाते हुए कहा था मैंने। क्या बकवास है गुल? उसने फौरन हाथ खींचा। आवाज भीग गई थी उसकी। आगे की जिंदगी मुश्किल होगी, तुम नहीं रह सकोगी, मैंने कहा। ये तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं रह सकूंगी या नहीं? मैं प्यार करती हूं तुमसे, सच्चा प्यार, उसने सिसकते हुए कहा। सच्चे प्यार अधूरे रह जाते हैं बुलबुल, कहते हुए मैंने आंखें भींची। तो फिर हमें झूठा प्यार करना चाहिए था, है ना? उसने कहा। शायद, कहकर मैंने एक आखिरी दफा कस के उसे बाहों में भरा और विदा लेकर चला आया। मुझे पुकारते हुए वो कुछ दूर तक दौड़ी थी, लेकिन मैं ही नहीं रुका। गुलशन, तेरा फोन कब से बज रहा है यार? किसी ने मेरे कंधे झकझोर कर मुझको हिलाया। मैं वापस उसी बारामदे में था। अतीत के पन्ने उड़ चुके थे। मेज पर रखे मोबाइल की स्क्रीन पर अनजान नंबर से 4 मिस्ड कॉल थीं। मैं नंबर देख रहा था कि एक मैसेज आया। लिखा था, नंबर तुम्हारे सर से मांगा, चाय पे इनवाइट कर दिया, एड्रेस तो भेजो। पुराने रिश्ते पूंजी की तरह होते हैं। बुलबुल का मिलना, उसके आने का मैसेज, यूं लगा जैसे किसी अलमारी में छुपी कोई अशर्फी मिल गई हो। 2 रोज पहले मैसेज करके आज का दिन तय किया था उसने मिलने के लिए। मैंने छुट्टी ली थी। सुबह घर साफ किया, हलवाई की दुकान से ढोकला, मठरियाँ, बर्फी, समोसे सब खरीद के लाया। 4 दफा दरवाजे की घंटी बजाकर देखी कि ठीक तो है ना। फिर भी तसल्ली नहीं हुई तो दरवाजा खोलकर ही बैठ गया कि कहीं वो आकर लौट न जाए।
इस दफा दरवाजे से बाहर झांका तो आंखों में सिंदूरी रंग लहराने लगा। चूड़ियों की खनक के साथ जाने पहचाने इत्र की भीनी महक आने लगी। बुलबुल आ रही थी। कैसी हो? मैंने उसके आते ही पूछा। जैसी दिख रही हूं, उसने जवाब दिया और घर के भीतर आकर खिड़की, पर्दे, पंखा, छत, खूंटी पर लटकते काले कोट सब पर निगाहें डालते हुए कुर्सी पर टेढ़े रखे कुशन को सीधा करके बैठ गई। मैं रसोई में जाकर उसके लिए पानी लाने लगा। गुल, रहने दो ना वो सब, बैठो ना। मैं बाहर आ गया, उसके बगल की कुर्सी पर बैठ गया। वो जरा सा मेरी ओर झुकी और कंधे पर सर टिका दिया। एकदम सहज थी वो। जानते हो, मैं तुमसे कभी मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन उस दिन तुम्हें यूं देखकर अच्छा नहीं लगा, उसने कहा। यूं मतलब क्या? मैंने पूछा, चिट्ठियां टाइप करते हुए। ये बनने का सपना तो नहीं देखा था ना? पूछते हुए उसने ठोड़ी कंधे पर टिकाई तो हल्के से चुभी। मैं चुप रहा, कह न सका कि तुमसे अलग होने की वजह से सपना आधा रह गया, और आधे सपने को कोई कैसे पूरा करे? मुझे तो नहीं आता, बल्कि किसी को नहीं आता होगा। किसी के साथ देखे सपने अकेले पूरे नहीं किए जा सकते। खैर, मैं तुम्हें क्या बोलूं, मैं भी कहाँ कुछ कर पाई, वो बोली। क्यों, वो म्यूजिक क्लासेस? मैंने चौंक कर पूछा। वो जरा सा हंसी, फिर ठसका लगा। ये जाने क्या हुआ कि उसकी सांसें खरखराने लगीं। मैंने ग्लास उसे थमाया। 2 घूंट पीकर हथेली से होंठ पोंछते हुए बोली, सांसें बिगड़ैल हो गई हैं। डॉक्टर कहते हैं क्रॉनिक एस्मा है, और मुझे लगता है कुछ अटका है सीने में। वो निकल गया तो सब ठीक हो जाएगा। क्या अटका है बुलबुल? मैंने उसकी पीठ सहलाते हुए पूछा। तुम, उसने मेरी ओर देखते हुए कहा। जवाब सुनकर मन डबडबा गया। कैसे अजीब थे हम दोनों। साथ थे तो पूरे थे, और अलग थे तो आधे नहीं, चौथाई ही रह गए। मालूम था मुझे कि ये प्यार कभी भी अकेले नहीं जाता, बहुत कुछ ले जाता है, लेकिन हमसे कुछ ज्यादा ही ले गया। सुनो, एक बात मानोगे? उसने पूछा। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। वो सब छोड़ दो, जो करना चाहते थे वो करो, ताकि अगली बार यूं अचानक मिलूं तो मायूस ना हूं। और तुम भी, निकाल दो मुझे, मैंने उसका चेहरा हथेली में भरते हुए कहा। वो गर्दन हिलाकर मेरे कंधों पर हाथ रखकर उठी और खूंटी पर लटके कोट के पास जा खड़ी हुई। उस पर उंगलियां फेरते हुए बोली, ये जरूरी है, और आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद कमरे में घुमड़ते खारेपन में उसकी मीठी आवाज तैरने लगी। फिराग बिरहा कीमत लगाना, के जल के मैं राख हो चुकी हूँ। ये राख माथे पे मैंने रख ली, ये राख माथे पे मैंने रख ली, के जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, के जैसे मंदिर में लो दिए की। उस आवाज के साथ उसके सीने में अटका हुआ थोड़ा थोड़ा मैं भी रिस रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।